हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं रिंग थ्योरी। यह जो क्लास था ना, बीएससी पार्ट 3 का बैच था, जिसका सेशन था 22 से 25। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रिंग थ्योरी। तो आज आपका होगा क्लास नंबर 14। इसमें बताए थे पिछले क्लास में यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन और यूक्लिडियन डोमेन के बारे में। तो यूनिक फैक्टराइजेशन का हम आप लोग को बताए थे। यूनिक फैक्टराइजेशन का हम कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए थे और फिर हम इसके आगे अभी कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पिछले क्लास में बताए थे हम आप लोग को यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के बारे में, इसका परिभाषा बताए थे, पूछता भी है। और एम्बेडिंग ऑफ डोमेन इनटू ए डोमेन आज जो बता रहे हैं, इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा। देख बाबू, हम आप लोग को बता रहे थे रिंग थ्योरी। आज आपका है इसमें क्लास नंबर 14। बशर्ते दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी रियांशु, लेकिन दोनों आपको एक साथ बनेगा, रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी। तो क्वेश्चन लिखिए, इस पर एक क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन करा, प्रूफ दैट ए रिंग आर can be embedded into a ring of polynomial। यह है मान लो आर। क्वेश्चन करा है कि so that the ring can be embedded into a ring of polynomial Rx। तो बुआ मान लो यह करा कि पोलिनोमियल है, तो यह एक फंक्शन बनेगा। एम्बेडेड का परिभाषा बताए थे। तो कहने का सेंस, और एक टर्म्स मैंने यूज किया था इरुडिसेबल। इरुडिसेबल को ही दूसरे केस में कहा जाता था प्राइम, जो हम साइड में लिखा दिए थे। तो कह रहा है यहाँ पर कि मान लो आर एक रिंग है, तो मान लिया आर डैश कोई भी एक सेट है वह पोलिनोमियल फंक्शन का। लेकिन जानते थे परिभाषा बाबू कि सभी इक्वेशन पोलिनोमियल होगा इंक्लूडिंग 0 पावर। इसका मतलब वह कांस्टेंट टर्म भी पोलिनोमियल इक्वेशन हो सकता, लीनियर इक्वेशन भी पोलिनोमियल हो सकता, क्वाड्रेटिक भी पोलिनोमियल हो सकता। मतलब ऑल अलजेब्राइक इक्वेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन। वैसे पोलिनोमियल का मतलब बहुपदीय, यह n डिग्री का इक्वेशन है। लेकिन मैंने कहा कि इंक्लूडिंग 0 पावर मतलब कांस्टेंट टर्म भी है। नहीं समझे? मान लो कोई भी कांस्टेंट है ना, वह भी पोलिनोमियल इक्वेशन हो सकता। तो कांस्टेंट का मतलब होता कि वेरिएबल का पावर 0, x का पावर 0 इक्वल टू 1 गुने कोई संख्या, दैट संख्या। तो यहां से हम मान लेते कि कोई भी एक सेट है वह कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है। लिखा जाएगा इसको आंसर। हम लोग मान लेते बुआ आर डैश, लेट आर डैश बी द set of constant polynomial। इसका मतलब हुआ दैट इज यह आर डैश बराबर यह एक सेट है, वह कांस्टेंट टर्म है।
तो मान लेते ए एक्स के पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यू, इस तरह। मान लो ये कांस्टेंट टर्म ले लिए बुआ, एक्स के पावर 0 1 गुना ए, तो ए इसका सब के सब 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर कहेंगे यह जो एक्स है ना, यह एक्स एलिमेंट है किसका, आर का, सच दैट यह एक्स एलिमेंट है आर का। तब करा यह जो एक रिंग लिया, यह जो कांस्टेंट फंक्शन है बाबू, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से कहेंगे हम लोग एंड रिंग आर बराबर यह एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, इस तरह से। अब मान लेते यह कांस्टेंट टर्म है, यह जो भी एक फंक्शन है, जैसे दो फंक्शन मान लिया हम लोग, यह वह आर तो एक सेट दिया हुआ, आर का एलिमेंट आर डैश में गया, यह कांस्टेंट टर्म मान लिया। तो मान लेते हैं कि यह फाई अगर एक फंक्शन है इस तरह से, यहाँ रफ में मान लो यह एक सेट आर है और यह सेट आर डैश है, इसका यहाँ ए है मान लो, इसका मान इसमें गया तो फाई से डिनोट किया, तो फंक्शन ऑफ फाई है। यानी यह ए अगर एलिमेंट है आर का, तो फंक्शन ऑफ फाई ए एलिमेंट है आर डैश का। यह फाई एक फंक्शन है जो आर टू आर डैश। तो हम मान लिया कि फाई कोई फंक्शन है जो आर का मान आर डैश में गया, लेकिन यह कांस्टेंट फंक्शन है। यहां से हम लोग यहाँ से मान लिया लेट फाई सच दैट यह आर टू आर डैश, मतलब फाई एक फंक्शन है जो आर का मान आर डैश में गया, यह कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ से कहेंगे हम लोग सच दैट जो फंक्शन लिया फंक्शन ऑफ फाई ए, तो फाई ए का मान ही यह हो गया कांस्टेंट फंक्शन, यह हो गया ए इंटू एक्स के पावर 0 0 इंटू एक्स के पावर 1 0 इंटू एक्स के स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्यू, इस तरह से बढ़ते गए। यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर कह दिया कि यह जो ए है ना, इसका मतलब हो गया कि फॉर ऑल यह ए एलिमेंट है आर का, ए है आर का, फंक्शन ऑफ फाई ए एलिमेंट है आर का, यह कांस्टेंट फंक्शन है। अगर मान लो यहाँ बी लिया, तो बी का मतलब यहाँ पर लिखेंगे बी इंटू एक्स के पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ना खाली बी बचेगा। है क्लियर? अब बताओ यहाँ यह जो फंक्शन होने के लिए यह क्या आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यह आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 3 केस को पालन करना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए और ऑन्टो होना चाहिए। क्या आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए 3 केस को पालन करना चाहिए, जो आप वेक्टर स्पेस में भी पढ़ा था आपने। तो वह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, उसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते थे, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखे थे वेक्टर स्पेस में, या एलपी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब बताइए फंक्शन अगर हम मान लिया यहाँ से, अब हम कह रहे हैं कि यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ से हम लिया तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए आपने 2 केस पढ़ा था, क्या फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी बराबर होना चाहिए फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी, प्लस में रहे तो प्लस, गुना में रहे तो गुना, याद है? तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, इसीलिए फंक्शन ऑफ फाई यह ए प्लस बी, फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी
यहाँ से, इसीलिए फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी। अब बताओ, अभी आपने पढ़ा यहाँ पर कि फंक्शन ऑफ फाई ए है, यह है ए, यहाँ ए है तो ए इंटू एक्स के पावर जो से, यहाँ ए प्लस बी लिया है, ए प्लस बी लिया, तो हम लोग इसको लिख सकते थे बाबू कि ए प्लस बी इंटू एक्स के पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स के पावर एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स क्यूब, इस तरह से बढ़ते लिख सकते हैं। मतलब अगर यह फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी लिया तो ए प्लस बी की जगह यह लिख सकते हो। ठीक है ना बाबू। अब बताए किसी भी पद में 0 जोड़ेंगे तो वही पद होगा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम एक्स को इसके साथ लेंगे तो यह ए इंटू एक्स के पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। फिर यहाँ पर ले लिया बी इंटू एक्स के पावर 0, फिर 0 इंटू एक्स के पावर 1, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। यह है, इस फंक्शन को आप कहेंगे फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी। इसलिए हम देखें कि फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी बराबर है फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी। एगो केस पालन कर गया, अगर प्लस के केस में है यह अलग अलग हो गया। फिर यहाँ गुना केस में लेंगे, जब गुना केस में लेंगे तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से अगेन फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू बी, तो आप इसको लिखेंगे ए इंटू बी और एक्स के पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। फिर आप गुना केस में तो इसको आप लिख सकते हो कि ए इंटू एक्स के पावर 0, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। फिर आप इसको कहेंगे बी इंटू एक्स के पावर 0, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से। इसको फिर गुना करना, पहला पद से सबके सब यही आ जाएगा। तो फिर आप इसको लिख सकते हो कि फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू फंक्शन ऑफ फाई बी। यानी हम लोग देखे यहाँ से यह भी पालन कर गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू बी बराबर फंक्शन ऑफ फाई ए फंक्शन ऑफ फाई बी। दोनों केस को पालन कैसे करेंगे तो यह फंक्शन फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। यह होमोमॉर्फिज्म है। अब चेक करेंगे कि यह 1 1 है, ताकि दोनों का मान बराबर हो जाए, आर और आर डैश दोनों का मान सिमिलर है, इक्विवेलेंट हो जाए। चलिए बाबू,
अब बताइए यह फंक्शन जो है तो यह होमोमॉर्फिज्म हो गया। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए दो केस को पालन करना चाहिए। फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी बराबर अलग अलग, गुना तो गुना। अब चेक करेंगे कि यह फंक्शन 1 1 है, यहां से हम लेंगे ठीक 4 1 1। तो 1 1 होने के लिए कंडीशन था कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, फिर उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर x1 बराबर x2 हो जाएगा तो वह फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। तो 1 1 के लिए हम यहाँ से अगर मान लेते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ फाई ए बराबर फंक्शन ऑफ फाई बी, तो फंक्शन ऑफ फाई ए को आपने लिखा था a इंटू एक्स के पावर 0, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स के स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा b इंटू एक्स के पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स के स्क्वायर, इस तरह से। तो मान लो इधर तो सब जीरो है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्या। तो आप इसको कह सकते हो यह बचेगा a एक्स के पावर 0 बराबर b एक्स के पावर 0। इधर ले आओगे तो a एक्स के पावर 0 माइनस b एक्स के पावर 0 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन a माइनस बी इंटू एक्स के पावर 0 बराबर 0, इतना आ सकता था। और x के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 इजकल टू 1, यह हो जाएगा a माइनस बी इंटू 1 बराबर 0 यानी a माइनस बी बराबर 0 यानी a बराबर b। तो मान लो फंक्शन ऑफ फाई a बराबर फंक्शन ऑफ फाई b लिया, जब इसको सॉल्व किया a बराबर b हो गया, इसलिए यहाँ से कहेंगे तो यह फंक्शन जो फाई इज 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन भी है। अब ऑन तो चेक करेंगे, लैंग्वेज है आपका क्वेश्चन बैंक दिया था ना, मेरे पास है 90% उसका कवर हो गया। 5 को तो पेज था क्वेश्चन बैंक में, ये सब में अब ऑन तो चेक करेंगे, लिख लिया। बुआ अब ऑन तो चेक करेंगे, तो ऑन तो के लिए क्या पढ़ा था आपने कि y बराबर फंक्शन ऑफ x देन x बराबर फंक्शन ऑफ y फॉर सम एलिमेंट। तो मान लेते कोई भी हम फंक्शन मान लेते, कोई नया नंबर c मान लेते, यहाँ से बहुत आसान है, खाली लैंग्वेज है। अब यहाँ पर लेंगे बुआ फॉर ऑन तो ऑन तो फंक्शन के लिए हम मान लेते कि कोई भी एलिमेंट मान लेते है ना। लिखो वी कंसीडर एन आर्बिटरली एलिमेंट, अपने से कोई भी एलिमेंट मान लिया, आर्बिटरली गलती लिखा गया, आर्बिटरली एलिमेंट, कोई भी आर्बिटरली मतलब इच्छा अनुसार, PARARY ठीक तो है। आर्बिटरली एलिमेंट मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ फाई यह एलिमेंट है R डैश का, तब यहां से कहेंगे हम लोग
सच दैट, इस प्रकार गप नहीं करो बाबू, कि यह जो भी एलिमेंट मान लिया फंक्शन ऑफ फाई सी एलिमेंट है आर डैश का, यहाँ से आपने क्या कहा था कि फंक्शन ऑफ फाई सी का मतलब सी एक्स के पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह पोलिनोमियल फंक्शन। यहाँ से कहेंगे यह जो भी इमेज होगा ना यह फ्री इमेज हो जाएगा, इसे कहेंगे देन देयर exists its free image C in R, इसका फ्री इमेज इसमें बनेगा। तब कहेंगे यहां से सच दैट सच दैट लिखा जाए बाबू, दिक्कत नहीं हो रहा। तो मान लो कोई भी फंक्शन है, तो यह जो फंक्शन लिया हम लोग यह प्री इमेज इसका हो जाएगा, क्या लिखेगा यहाँ से देन देयर एग्जिस्ट इज प्री इमेज सी इन आर, इसका मतलब यह फंक्शन ऑनतो हो गया, इसे कहेंगे यहाँ से देयरफॉर यह फंक्शन फाई इज ऑनतो। इसका मतलब हुआ यह जो फंक्शन हम लिया यह 1 भी है, ऑनतो भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, इसका मतलब यह आइसोमॉर्फिज्म हो गया। इसका मतलब यहाँ से कहेंगे हम लोग हैंड फंक्शन ऑफ फाई सच दैट आर टू आर दैट इतना इज एन आइसोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है। जब यह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है दूसरे केस में कह सकते हो कि यह आर सिमिलर आर है, दोनों का मान आपस में सेम हो गया, आर बराबर आर है। प्रूफ हो गया। दो तीन को क्वेश्चन है। हो गया। तो लंबा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन लिख बाबू, करा प्रूफ दैट लिखते जाओगे एनी रिंग आर विदाउट ए यूनिटी एलिमेंट कैन बी embedded in a
रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, करा क्या कि प्रूफ दैट एनी रिंग, मतलब कोई भी एक रिंग है विदाउट ए यूनिटी एलिमेंट, विदाउट ए यूनिटी एलिमेंट, यानी इसका मतलब हुआ विदाउट यूनिटी, मतलब यूनिटी नहीं है, कैन बी एम्बेडेड इन ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। एम्बेडेड रिंग होगा ना, उसमें यूनिटी एलिमेंट है, लेकिन रिंग में विदाउट है, मतलब यूनिटी नहीं है। तो मान लो कोई भी एक रिंग है जिसमें विदाउट यूनिटी, मतलब यूनिटी एलिमेंट नहीं, विथ यूनिटी का मतलब क्या हुआ, ए इंटू वन बराबर ए। तो हम मान लेते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक रिंग है जो विदाउट यूनिटी, और फिर करा इन कैन यूनिटी एलिमेंट कैन बी एम्बेडेड इन ए रिंग। तो फिर मान लेते हैं कि एक इंटीजर का कोई एक सेट है रिंग, तो जो भी अगर रिंग लेंगे, फंक्शन है या रिलेशन है, तो दो सेट्स के अंदर एक फंक्शन होगा या दो सेट्स के अंदर एक रिलेशन होगा। तो रिलेशन या फंक्शन का एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में लेंगे। जैसे मान ले हम रफ में कहे कि मान ले यह दो सेट्स है, मान लो यह ए और बी है, अब मान लो यहाँ ए है बी है, यहाँ एक्स है वाई, करा ए का इमेज गया एक्स में, बी का वाई में, यह फंक्शन एफ है। इस फंक्शन को अगर ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए कॉमा एक्स इस जगह बी कॉमा वाई। तो पहला एलिमेंट पहला सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का, मतलब किसी भी फंक्शन को हम लोग इस तरह से ऑर्डर पेयर में लिख सकते थे क्या। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि कोई भी एक रिंग है विदाउट यूनिटी, मतलब यूनिटी नहीं है, ऐसे कहेंगे हम लोग। मान लिया यहाँ से लेट आर बी ए रिंग विदाउट यूनिटी, मतलब आर कोई भी एक रिंग है विदाउट यूनिटी, और फिर मान लेते हैं कि जेड कोई भी एक रिंग है वह इंटीजर का सेट है, एंड जेड बी ए रिंग, वह जेड भी एक रिंग है लेकिन वह किसका है, इंटीजर का सेट है, एंड जेड बी ए रिंग ऑफ इंटीजर। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है, मान लो आर डैश, कोई एक फंक्शन मान लेते, दूसरा सेट मान लिया जो एक ऑर्डर पेयर में होगा, नहीं क्रॉस होगा, मतलब एक रिलेशन ही मान लो कि आर अगर रिलेशन है तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो हम यहाँ से अगर मान ले कि लेट यह आर डैश बराबर आर क्रॉस जेड, तो यह अगर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जेड मतलब एक इंटीजर, जेड मतलब एक इंटीजर का सेट है, तो हम एम एन मान ले इंटीजर है, और आर अगर कोई भी एक रिंग है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो अगर हम यहाँ से कह दे आर डैश बराबर यह जो एलिमेंट है ए और एम, यहाँ से कहेंगे फॉर ऑल, यह ए एलिमेंट है आर का और एम एलिमेंट है जेड का। जब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये तो जानते थे, अरे यार पहला एलिमेंट पहला सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का, यही तो होता है रिलेशन। या फंक्शन को भी लिखेंगे ऑर्डर पेयर में तो इस तरह से लिखेंगे। तब करा यह आर डैश जो लिया, क्या यह एक रिंग है, ये तो प्रूव करना था। तब हम लोग को यहाँ क्वेश्चन करा नाउ वी required to prove that, सिद्ध करो कि यह आर डैश इज ए रिंग, यह आर डैश एक रिंग होगा। तो आर डैश अगर रिंग होगा तो रिंग होने के लिए आपने पढ़ा था बउआ
रिंग होने के लिए कै गो लॉ पढ़ा था? 8 गो। राकेश, रिंग होने के लिए कै गो नियम पढ़ा था? 8 गो। कौन कौन लॉ पढ़ा था? कि वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होना चाहिए। सेमी ग्रुप होना चाहिए गुना के केस में, सेमी ग्रुप होना चाहिए गुना के केस में। तो अब बताइए, जब हम यहाँ एलिमेंट अगर ले लेते हैं तो लंबा जाएगा क्वेश्चन। करा प्रूव करो यह आरजेस रिंग है, तो यहां से लेंगे हम लोग आरजेस का पहला प्रॉपर्टी, या ऐसे लिखो ना, पहला नंबर प्रॉपर्टी कर दो आप यहां से क्या, कि आरजेस इज एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। यह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस में। तो एबेलियन ग्रुप होने के लिए यहाँ पर लॉ पढ़ा था आपने, क्या पहला था? क्लाउजल लॉ। तो क्लाउजल लॉ में हम मान लिए कि 2 एलिमेंट है, तो ऑर्डर पेयर में ही ना एलिमेंट मानेंगे। जैसे अभी आपने कहा ए और एम है एलिमेंट, तो 2 अलग अलग एलिमेंट हम अगर मान लेते हैं यहाँ से कि लेट या ए और एम, और मान ले बी और एन एलिमेंट है आर जैसा। ऑर्डर पेयर में कोई भी एलिमेंट मान लिया कि ए एम और बी एन एलिमेंट है, तो बी एन एलिमेंट है आर डैश का। तब यहां से कह रहा क्लाउजल लॉ का मतलब हो गया प्लस का केस, तो देन यह ए और एम प्लस बी और एन, यह दोनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू बचेगा वह भी एलिमेंट होना चाहिए, वह भी एलिमेंट होना चाहिए। तो बउआ जब यहाँ पर लिया ए एम और बी एन है, यह प्लस के केस में है। जब हम अगर इसको लिखना चाहेंगे तो वेक्टर लीनियर अलजेब्रा में पढ़े थे, जब हम इसको लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से कि ए प्लस बी इंटू एम प्लस एन। जब ये ऑर्डर पेयर में है ना, जब प्लस के केस में लिखे तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, इंटू ने कॉमा ही होगा यहाँ, ए प्लस बी और यह हो जाएगा एम प्लस बी। यह भी एलिमेंट हो गया जब ऑर्डर पेयर में है, तो ए प्लस बी क्लाउजल लॉ। अगर गुना के केस में लिखेंगे तो फिर हम लोग इसको गुना करके लिख सकते थे। मतलब क्लाउजल लॉ का मतलब क्या हुआ कि 2 एलिमेंट है, तो प्लस का केस लिया और गुना का केस लिया, ये दोनों का मान होना चाहिए इस तरह से ऑर्डर पेयर में। मान लो आपने पढ़ा था कि ए और बी अगर एलिमेंट है तो ए प्लस बी आल्सो एलिमेंट। तो मान लो अगर हम यहां से लिखते हैं, यह प्लस के केस में लिया ए एम प्लस बी एन, जब आप इसको फिर लिखोगे तो यही ऑर्डर पेयर में लिखेगा ना। जैसे यह ए एम और बी एन है, तो मान लो ए प्लस बी एक साथ हो गया और एम प्लस एन एक साथ हो गया, यह भी एक ऑर्डर पेयर में हो गया एलिमेंट, यह भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट हो गया, यह आल्सो एलिमेंट हो जाएगा आर डैश का। मतलब प्लस के केस में लिया या गुना के केस में लो, दोनों का मान उसका एलिमेंट हो जाएगा। मतलब यह भी ऑर्डर पेयर में ए प्लस बी और एम प्लस एन, जब ये ऑर्डर पेयर में लिया ना बाबू, यह भी एलिमेंट हो गया आर डैश का, जस्ट लाइक ऑर्डर पेयर। क्लियर? अगर आप
गुना किसमें लेंगे, आगे गुना भी लेंगे तो अति हो जाएगा, ऑर्डर पेयर में हो जाएगा। तो यह ऑलरेडी पालन कर गया। फिर आपने लिया था एसोसिएटिव लॉ, मतलब यह हो गया कि एम और एन दोनों एलिमेंट है जेड का, और ए और बी एलिमेंट है इसका, तो यह पालन कर जाएगा। मतलब क्लाउजल लॉ को सेटिस्फाई कर गया। गुना केस में भी लेंगे तो वह भी सेटिस्फाई कर जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। जब प्लस में है ना बाबू, तो इस वेक्टर इसमें कैसे पता है कि ऑर्डर पेयर को वेक्टर में लिख सकते हो, वेक्टर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। नहीं ब्रैकेट दिया, मोड नहीं है, ब्रैकेट दिया। ये तो एक नियामक हो गया ना, यह एक नियामक हो गया। तो आगे खुद कर लीजिएगा रियांशु। एक क्या लॉ पढ़ते यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में 3 गो एलिमेंट मानिएगा। एसोसिएटिव लॉ में आप क्या मानेंगे, 3 गो एलिमेंट मानिएगा। तो 3 गो एलिमेंट क्या क्या मानिएगा, जैसे ए बी सी एलिमेंट है, तो ऑर्डर पे हम यहाँ मान लिया लेट, यह ए और एम, मान लिया बी और एन, मान लेते यह सी और पी, यह एलिमेंट है आर डैश का। आर डैश का मतलब नहीं समझा, आर डैश कहो, अगर आर डैश लिखने में दिक्कत हो रही है आपको तो आप इसको कह सकते हो आर क्रॉस जेड ऑर्डर पेयर। जैसे अभी आपने लिया ना था, आर डैश का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट हो गया आर और जेड का, यानी ऑर्डर पेयर का। या आर डैश कहो या आर क्रॉस जेड कहो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही बराबर आप आर डैश भी लिख सकते हो, ताकि ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है इसलिए कह दिया। अब बताइए जब एसोसिएटिव लॉ लिया तो यहाँ पर लिया ए एम बी एन और सी पी, इससे आप क्या अर्थ निकालिएगा, यहाँ पर यहाँ से कहेंगे हम लोग हो यार, यह ए बी और सी एलिमेंट है आर का, और एम एन और पी एलिमेंट है जेड का। नहीं, जैसे आपने ऑर्डर पे में कहा था ए और एम है, तो ए एलिमेंट था आर का और एम एलिमेंट था जेड का, तो पहला नियामक आर का और दूसरा नियामक जेड का। वैसे भी कोई भी फंक्शन या रिलेशन ऑर्डर पेयर में, तो पहला नियामक पहला सेट का और दूसरा नियामक दूसरा सेट का। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या पढ़ते हैं, ए प्लस और ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी इन प्लस सी। जब यह ब्रैकेट में है तो जब आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि वह रिंग है, सभी लॉ को ऑलरेडी पालन करेगा। कहने का सेंस हुआ मेरा, अगर आप यहाँ से लिखेंगे, इसलिए आपने पढ़ा था यहाँ से कि ए और एम अब प्लस, मान लो बी और एन, यही ले लो ब्रैकेट में, प्लस यह हो गया सी और पी, सी और पी, तो इतना बराबर। जब इसको हल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको ए प्लस, ये दोनों एक ब्रैकेट में, जैसे आपने एसोसिएटिव लॉ याद है, ए प्लस या बी प्लस सी लिया था, या इसी दोनों को एक साथ ले लिया था, ए प्लस बी और प्लस सी होना चाहिए। तो मतलब हम दायां पक्ष ही पहले लिख दिया मान लो, तो इसके बराबर आना चाहिए ना, इसके बराबर आना चाहिए। तो अब आप बताइए, मैंने कहा ए एम और बी एन है, जब हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहेंगे तो पहला एलिमेंट के साथ और दूसरा एलिमेंट के साथ। जब इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखोगे, ए एम और बी एन है, तो पहले कोष्ठ की क्रिया, पहले एक कोष्ठ की क्रिया, तो मान लो एक कोष्ठ में लोगे, जब आप इसको लिखना चाहते हो ब्रैकेट के अंदर तो आप इसको लिख सकते, समझ गए ना, यही लॉ होता था। तो अभी मैंने कहा जब इस ऑर्डर पेयर को लिखेंगे तो यह हो जाएगा कितना कि ए प्लस बी ऑर्डर पेयर में, कॉमा यह हो जाएगा एम और एन, इतना प्लस सी और पी। फिर यहाँ से लेंगे पहला नियामक एक साथ ले लेंगे, तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा में हो जाएगा एम प्लस एन प्लस सी, यह आ गया। उसी तरह से फिर अगर दायां पक्ष को लेंगे तो फिर लेंगे यहाँ पर अगेन, अब ले लेंगे ए और एम प्लस,
बी और एन प्लस सी और पी, अगर इसको एक साथ लोगे इसका मान फिर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कॉमा और यह एम प्लस एन प्लस सी, इसलिए दोनों का मान बराबर हो गया। यहाँ से एल एच एस बराबर यह, और ये तो चेची लोग पालन कर गया, तो इसको मान लिया है ना। इसलिए जब दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर, इसलिए आप इसको कह सकते हो इसलिए यहां से कहेंगे यह ए एम प्लस बी और एन इतना प्लस सी और पी बराबर हो गया ए और एम प्लस बी एन प्लस सी और पी, यानी एसोसिएटिव लॉ पालन करेंगे। अब लेंगे यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ तो प्लस का केस है तो जीरो होना चाहिए, तो जीरो एलिमेंट को भी ऑर्डर पेयर में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते थे यहां से आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर जो तीसरा नंबर हो जाएगा existence of आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हम यहाँ से मान लिया कि लेट ए और एम अगर एलिमेंट है आर क्रॉस जेड का या आर डैश का, एंड जीरो एलिमेंट का तो जीरो जीरो एल्सो एलिमेंट है आर क्रॉस जेड का, तब यहाँ से कहेंगे देन यह ए और एम प्लस जीरो और जीरो बराबर हो जाएगा ए प्लस जीरो और ये हो जाएगा एम प्लस जीरो, अभी लिखे थे ऑर्डर पेयर में, इतना ही बराबर हो जाएगा ए और एम, तो पालन कर गया। जीरो जीरो मतलब क्या हुआ, जीरो एलिमेंट आर का और जीरो एलिमेंट जेड का आइडेंटिटी एलिमेंट। अब लेंगे इनवर्स, मतलब इसका रिजल्ट होना चाहिए जीरो, तो ए का ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, यानी इनवर्स लॉ में क्या होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए जीरो। चौथा नंबर लेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स में रिजल्ट होना चाहिए जीरो, तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं कि लेट अगर ए और एम एलिमेंट है आर क्रॉस जेड का, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस ए और माइनस एम एल्सो एलिमेंट आर क्रॉस जेड का, तब ना दोनों को जोड़ेंगे यहाँ ए और एम प्लस माइनस ए और माइनस एम, यह हो जाएगा कितना ए माइनस ए और एम माइनस एम, यानी जगह जीरो जीरो एल्सो एलिमेंट आर क्रॉस जेड का, मतलब यहाँ रिजल्ट होना चाहिए जीरो। पढ़ा था बाबू ध्यानशु, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, प्लस का केस है इसलिए कह दिया, जीरो जीरो यहाँ है ना, इनवर्स लॉ हो गया, इनवर्स लॉ ऑफ एडिशन। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, एक ही क्वेश्चन में कितना चीज ले लिया।
एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप के लिए अब पांचवा लॉ क्या था यहाँ पर, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़े थे आप कि लेट यह ए और एम और बी और एन अगर एलिमेंट है आर क्रॉस जेड का, तब यहाँ पर होना चाहिए देन ए और एम प्लस बी और एन बराबर हो चाहिए इतना, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। जब इस ऑर्डर पेयर को जोड़ोगे आप, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी और एम प्लस एन। तो ए प्लस बी को फिर आप बी प्लस ए भी कह सकते हो, और इसको एन प्लस एम भी लिखोगे, क्या कि आर एक ऑलरेडी पहले से रिंग है। जब आर रिंग है तो सभी लॉ का पालन क्या है। फिर इसको जब हम बुआ इसको जब इतना लिख सकते तो इसका लिखने में क्या दिक्कत है। तो फिर आप इसको पहला एलिमेंट के साथ, तो फिर आप इसको लिखेंगे बी कॉमा एन और ए कॉमा एम, तो हो गया इतना बराबर गया। इसका मतलब यह हो गया कि ए और एम प्लस बी और एन बराबर हो गया बी एन प्लस ए एम। यह जो है ना, यह एबेलियन ग्रुप है प्लस के केस में। एबेलियन ग्रुप है। अब ले गया सेमी ग्रुप गुना के केस में। अब क्या लेंगे बाबू, ये तो एबेलियन ग्रुप हो गया। अब लेंगे यहाँ पर कि आर डैश इज ए सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। बउआ अगर सेमी ग्रुप होगा तो दो गो केस होगा। क्या होगा, पहला हो जाएगा क्लाउजर लॉ और एक हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। हम आशा करें क्लाउजर लॉ में क्या कहेंगे, मान लेंगे यहाँ से कि ए और एम
और मान लिया बी और एन एलिमेंट है आर क्रॉस जेड का, तब यहाँ से कहेंगे देन कि ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन बराबर हो जाएगा बी एन गुना ए एम। जब आपको अगर क्लाउजर लॉ है, चलिए क्लाउजर लॉ है तो गुना के केस में है, जब गुना के केस में है, जब आप इसको बनाएं तो दो एलिमेंट मान लिया और यह ऑलरेडी पालन कर जाएगा, तो हम इसको कह सकते थे कि जब गुना केस में भी है ना, तो इसको जब गुना करोगे तो इसका मान सिंपल गुना करके फिर ही देना है ना, तो बना लीजिएगा तो ये हो जाएगा कि बी एन इंटू और ए एम बराबर होगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहेंगे यहाँ पर, इफ ए और एम मान लिया बी और एन मान लिया सी और पी अगर एलिमेंट है आर क्रॉस जेड का, तब यहाँ से कहेंगे देन ए और एम इंटू बी और एन इंटू सी और पी बराबर होगा ए कॉमा एम इंटू बी कॉमा एन इंटू सी और पी पालन कर जाएगा। और लास्ट में एक था क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों केस आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब पढ़ेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हो जाएगा यहाँ पर इफ ए और एम मान लिया बी और एन और सी और पी अगर एलिमेंट है आर क्रॉस जेड का, तब यहाँ पे हो जाएगा देन यहाँ पर क्या थे ए इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए इंटू एम, यहाँ इंटू का साइन हो जाएगा बी और एन प्लस सी और पी। इसको लेंगे इसके साथ, तो यह आ जाएगा ए और एम इंटू बी और एन प्लस इसको इसके साथ, तो यह ए इंटू एम इंटू सी और पी बराबर हो जाएगा। तब कहेंगे यह आर डैश इतने लॉ को पालन करेगा तब वह रिंग होगा, इतने लॉ को पालन करता है रिंग होगा। ये क्वेश्चन में और कुछ कर रहा है, नहीं समझा, क्वेश्चन में और कुछ आपको दिया हुआ है। तो यहाँ तक करा कि आर जो भी है ना विदाउट ए यूनिटी एलिमेंट विथ यूनिटी एलिमेंट आर डैश का, तो यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए ए इंटू वन बराबर ए। इसमें एक लॉ और बढ़ जाएगा आपको करा, यह आर डैश जो है ना वह यूनिटी एलिमेंट है। तो यूनिटी एलिमेंट का मतलब हो गया ए इंटू ए और एम अदर पेयर में, तो उसको अगर वन के साथ गुना करेंगे वैसा एलिमेंट से गुना करता कि वही एलिमेंट हो जाए। अब चौथा लॉ लिखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Existence of multiplicative identity। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि हम मान लिया एगो एलिमेंट है किसका, मान लेते हैं यहाँ से लेट या ए और एम एलिमेंट है आर क्रॉस जेड का, एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव 0 और 1 एलिमेंट मान लिया आर क्रॉस जेड का। यहाँ पर हम लोग कहेंगे होयर जहाँ यह 0 एलिमेंट है आर का और 1 एलिमेंट है जेड का, 0 और 1 एलिमेंट मान लिया। अब अगर आप इसको गुना करके बनाते हो, अब अगर इसको गुना करके बनाते हो तो इसका मान कितना आएगा,
अगर आप इसको गुना करते हो तो वही एलिमेंट आना चाहिए। तो अब बताइए कैसे लेते हो गुना करते हो। तो इसीलिए यहाँ से कहेंगे कि यह ए और एम इंटू 0 और 1, सिंपल है, गुना करो। ये जगह ए इंटू 0 प्लस ए इंटू 1 प्लस एम इंटू 0 प्लस एम इंटू 1। तो ए इंटू 0 तो 0 प्लस यह ए प्लस 0 प्लस एम, यानी इसका मान हो जाएगा आपका ए। जब मतलब इसको सिंपल अगर गुना ही किया ना, अगर गुना ही करोगे तो 0 0 ही आ गया। तो इसका भी मान जो आएगा ना ऑर्डर पेज में ही लिखोगे, यानी यह जो एलिमेंट आया ना आपको, तो प्लस A0 A1 M0 और M1, इस सबको गुना करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। बात सुन ना, इस सबको गुना किए तो यह एलिमेंट लिखा। अब यह A प्लस 0, यह ए आ गया, नहीं समझा, यह ए 0, यह ए आ गया, यह m गुना 0 तो 0, यह m आ गया। तो इसे रहता कि ए प्लस एम लिखा, लेकिन इसको ऑर्डर पेज में लिखोगे ना तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ से। जब इसको सॉल्व किया ना तो इसका मान यह आ गया, यह ए और एम, तो जो एलिमेंट लिया उसी के बराबर आ गया, ए एम के बराबर हो गया। इसका मतलब यह रिंग जो है ना यह यूनिटी है, इसलिए कहेंगे यहाँ से देयरफॉर आर क्रॉस जेड इज ए रिंग विथ यूनिटी, यानी पालन कर गया। अब फिर कह रहा है कि यह कोई भी एक शब्द लिखा हुआ विदाउट यूनिटी, मतलब फिर कह रहा कि यूनिटी नहीं है। यह रिंग है विथ यूनिटी। अब फिर कह रहा है कि हम कोई भी एक सबसेट मान लेते हैं, अभी नहीं बना है, उसके आगे लिखोगे बाबू, नाउ वी कंसीडर हम लोग कंपेयर किया, कंसीडर किया, नाउ वी कंसीडर द सबसे यह एच डैश बराबर यह है आर क्रॉस यह एक्स एक्स 0, इतना। यह जो एलिमेंट है ना इतना ऑफ, यह जो आएगा ना यह एलिमेंट हो जाएगा किसका, ऑफ आर क्रॉस जेड का। तो आर क्रॉस जेड का मतलब हो गया ऑर्डर पेयर। तब हमको प्रूव करना कि यह एस डैश जो सबसेट है ना वह एस डैश सब रिंग है आर क्रॉस जेड का। इसका मतलब हो गया यहाँ से नाउ वी टेल टू या वी से रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट
है, या नाउ वी सेल प्रूफ दैट, सिद्ध करो यह एच डैश इज ए सब रिंग ऑफ आर बाई जेड, यह सब रिंग है आर बाई जेड का। तो हमने एक सेट मान लिया यहाँ पर आर क्रॉस जीरो, आर क्रॉस ये जीरो का सेट है, जैसे एम और एन जो भी एलिमेंट माना ना वह जीरो एलिमेंट मान लेंगे। आ सब रिंग है तो आपने पढ़ा था यहाँ से कि ए और बी अगर एलिमेंट है एस का तो ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट, याद है सब रिंग में बताते ना कि ए और बी एलिमेंट है एस का तो ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट। तो मान लेते हैं यहाँ आर क्रॉस जीरो सेट ले लिया, आर क्रॉस जीरो सेट का मतलब यहाँ से हम मान लेंगे कि लेट यह ए और जीरो और मान लिया बी और जीरो एलिमेंट है आर क्रॉस जेड, इसका मतलब ए और बी एलिमेंट है आर का, जीरो एलिमेंट है आर एस डैश ना लिखो, यह एलिमेंट सब रिंग है ना तो यह एस डैश। मान लिया कि ए जीरो और बी जीरो एलिमेंट है, कॉमा लिखो या एंड लिखो कोई दिक्कत नहीं, एंड यह एलिमेंट है इसका, तब यहाँ से होना चाहिए दोनों को घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगा ना वह भी एलिमेंट होना चाहिए एस डैश का। मान लो सब रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े थे आप, ए और बी एलिमेंट एस का, देन ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट एस का, एस यहाँ सब सेट है सब रिंग है। तब यहाँ से हम लेते हैं कि मान लिया ए जीरो और बी जीरो एलिमेंट मान लिया, तब यहाँ से हम लेंगे देन यह हो जाएगा ए और जीरो माइनस बी और जीरो। जब इसको सॉल्व करोगे तो पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट के साथ, कहने का तो यह ए और जीरो है और माइनस बी और जीरो है, तो मान लो तू प्लस का ही केस लिया अभी, मान लो इसको आप अगर ऐसे लिखोगे यह ए और जीरो और प्लस माइनस को अंदर कर दिया तो माइनस बी और माइनस जीरो मतलब जीरो, जब ये दो को जोड़ोगे तो यह हो जाएगा ए माइनस बी और जीरो प्लस जीरो, यह हो जाएगा ए माइनस बी और जीरो, यह एल्सो एलिमेंट ए जैसा, उसी केस में है ना ए जीरो, दो इंटीजर को जोड़ेंगे घटाएं तो एक इंटीजर होगा। अगर ए और बी एलिमेंट है मान लो आर का, ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट आर का, ए माइनस बी और जीरो एल्सो एलिमेंट है एस डैश का। फिर गुना करके लेंगे, ए और बी एलिमेंट है एस का तो ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का। सब रिंग का क्वेश्चन बताए थे बाबू। हो गया, यहाँ से लेंगे एल्सो फिर ए और जीरो एंड बी और जीरो, ए और जीरो एंड बी और जीरो एलिमेंट है एस डैश का, तब करा देन कि ए और जीरो इंटू बी और जीरो बराबर, जब इसको गुना करोगे ना तो जगह ए बी ए इंटू जीरो, सबको गुना करोगे तो है ना, यह भी जगह ए बी और जीरो एल्सो एलिमेंट एस डैश का, इसलिए यहाँ से कहेंगे यह दोनों लॉ को पालन करेगा, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह एस डैश इज ए सब रिंग ऑफ आर क्रॉस जेड।
लंबा चल गेलो। बुआ अब फिर एक फंक्शन मान लेते हैं, ताकि हमको लेना है आर इक्वल एस डैश। तो फिर हम मान लेते हैं यहां से नाउ नाउ हम मान लिया लेट फाई एक फंक्शन है, फाई एक फंक्शन है, मान लेते फाई एक फंक्शन है जो यह आर का मान यह एस डैश में गया, मतलब फाई एक फंक्शन है जो इसका मान इसमें गया। एस डैश का मतलब समझे, इसका मतलब कहेंगे आर क्रॉस यह एक से। तो अब आप बताइए कि यह फंक्शन है तो यह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन्टो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी फंक्शन मानोगे तो आर टेंस टू एस डैश है, एस डैश मतलब आर क्रॉस 0। इसका मतलब जो भी एलिमेंट मानोगे यहाँ से, इसका मतलब जो भी एलिमेंट आप मानेंगे सच दैट फंक्शन ऑफ फाई ए, इसका मान होना चाहिए ए और 0। नहीं समझे कि आर क्रॉस 0 है तो 0 एलिमेंट हो गया, तो हमेशा फाई ए का मतलब ए और 0 जो भी एलिमेंट मानोगे। तब यहाँ से चेक करोगे आप, मान लेते हैं यहाँ से कि फोर होमोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस बी बराबर फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी होना चाहिए। और यहाँ पर हो गया अगेन फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू बी का मान फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू फंक्शन ऑफ फाई बी होना चाहिए। ध्यान से तो मान ले बाबू यहाँ फंक्शन ऑफ फाई ए है तो आपको यह लेना है, यहाँ तो ए प्लस बी है तो इसका मतलब यह जगह ए प्लस बी कॉमा 0। तो आप इसको लिख सकते हो ए कॉमा 0 और फिर बी कॉमा 0। इसी का मतलब ये जगह फंक्शन ऑफ फाई ए प्लस फंक्शन ऑफ फाई बी, इतना लिख सकते हो आप। कुछ नहीं, बारीकी से आप लिख सकते हो। यहाँ फाई ए बी है तो इसका मतलब हो जाएगा यह ए बी कॉमा 0, तो आप इसको लिखेंगे ए कॉमा 0 इंटू बी कॉमा 0, यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ फाई ए इंटू फंक्शन ऑफ फाई बी। इसलिए यहाँ से कहेंगे सो यह फंक्शन फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो गया और यह दोनों केस को पालन किया और यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। फिर लेंगे 1 1 फंक्शन, फिर यहाँ से कहेंगे फोर 1 1 फंक्शन। तो हम मान लेते हैं यहाँ से कि दो फंक्शन मान लिया कि लेट फंक्शन ऑफ फाई ए बराबर फंक्शन ऑफ फाई बी, इसको लेके सॉल्व करोगे ए बराबर बी हो जाए। तो फंक्शन ऑफ फाई ए का मतलब अभी आपने लिखा था यहाँ से यह ए और 0, यह हो जाएगा बी और 0। जब ए 0 और बी 0 इसका मतलब ए बराबर बी होकर करेगा और यह 1 1 फंक्शन आ गया। इसलिए कहेंगे यहाँ से तो यह फाई इज 1 1 फंक्शन। अब ऑन तो चेक करेंगे तब यह हो जाएगा कि आर सिमरल समरूप एस डैश के बराबर, वही तो प्रूव करना था।
बुआ अब यहाँ पर लेंगे फिर 4 ऑन्टो। तो ऑन्टो फंक्शन होने के लिए कुछ एलिमेंट, तो अपने से कोई भी एलिमेंट मान लो यहाँ से। वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, हम मान लेते हैं वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लिया, मान लेते हैं सी और 0। यह सी और 0 जो है ना किसका एलिमेंट है, C0 एलिमेंट हो गया किसका, R क्रॉस यह एक सेट 0। तब कहेंगे कुछ एलिमेंट होना चाहिए, यह C एलिमेंट होता किसका, R का, ठीक ना। तब कहेंगे यहां से देन देयर must be exist its pre-image, यह हो गया सी, यह एलिमेंट है आर का, इसका प्री इमेज होना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया सच दैट फंक्शन ऑफ फाई सी, तो इसका भी मान सी और 0 ऑलरेडी हो गया। इसका मतलब यह फंक्शन ऑन्टो है, इसलिए से कहेंगे तो यह फाई इज ऑन्टो। जब ऑन्टो हो गया इसका मतलब यह आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब हो गया है यह फंक्शन ऑफ फाई सच दैट आर जो लिया ना यहाँ से, यह फंक्शन जो लिया ना तो आर टेंस टू एच डैश या आर क्रॉस यह 1 से 0 इतना इज एन आइसोमॉर्फिक। जब यह फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है, जब आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब आर सिमिलर आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब हो गया कि आर सिमिलर यह एच डैश या आर सिमिलर आर क्रॉस यह 1 से 0। इससे मालूम चल गया यह जो सेट है ना आर क्रॉस 0 यह है ना, यह भी एक रिंग है विदाउट यूनिटी, इसमें यूनिटी नहीं है, लेकिन यह आर यह जो लिया ना रिंग इसमें यूनिटी है। जो क्वेश्चन कर रहा था यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर यह आर क्रॉस यह 1 सेट 0 इतना व्हिच इज ए रिंग विदाउट 0 विदाउट यूनिटी, 0 तो ही है, तो विदाउट यूनिटी can be embedded in R cross Z, R cross Z, which is a ring with unity। प्रूफ हो गया। कल है ना आपका रिंग थ्योरी अंतिम हो जाएगा, लेकिन रिंग और ग्रुप एक साथ पढ़ाएंगे, समझ ना। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कल कितना पढ़ोगे यार।